हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी थ्रू वन लाइनर फैक्ट्स और ये है पार्ट नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे ट्रायल ऑफ अनफाउंड माइंड, जो कि 328 सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कमीशन वगैरह अपॉइंट किया जाता है, तो कमीशन अपॉइंट किया जाता है जो सेक्शन 338 सब सेक्शन 2 में, वो यहाँ पे फॉर्मल इंक्वायरी करता है स्टेट ऑफ माइंड, जो कि पर्सन यहाँ पे है अनसाउंड माइंड, और उसकी रिपोर्ट किसको देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को देता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्डर वो पास करना ठीक लगता है, रिलीज या डिटेंशन का, वो पास करते हैं। फिर सेक्शन 339 जो है वो बताता है कि अगर कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है उस पर्सन का जिसको डिटेन किया जा रहा है अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330 या 335 में, और वो डिजायर करता है कि उसको ये डिलीवर कर दिया जाए उसकी केयर या कस्टडी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर्सन की एप्लीकेशन, मतलब जो रिलेटिव है या फ्रेंड है उसकी एप्लीकेशन पे या फिर उस सच अदर पर्सन के रिक्वेस्ट पे डिलीवर कर देती है, मतलब उस पर्सन को डिलीवर कर देती है फ्रेंड्स और रिलेटिव को। फिर जो प्रोविजंस है एज टू ऑफेंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो प्रोवाइड किया गया है चैप्टर नंबर 26 में, जो कि सेक्शन 340 से 353 तक दिया हुआ है। तो 340 बताता है कि जो प्रोसीजर है वो मेंशन्ड है सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी में, कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये लेना पड़ता है उनको एक सेंशन, तो सेंशन किस तरीके से ले आता है। अब सेक्शन 344 है, वो बताता है कि समरी प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे ट्राई करना होगा विटनेस को अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस। समरी प्रोसीजर बताता है यहाँ पे जो भी विटनेसेस होंगे जो यहाँ पे फॉल्स एविडेंस देते हैं उनका, ऐसा सेक्शन 344 बताता है। फिर सेक्शन 345 बताता है कि जो प्रोसीजर है इन केसेस कंटेम्प्ट जो होता है अंडर सेक्शन 175, 178, 179, 180 एंड 228 ऑफ आईपीसी, उसके बारे में सेक्शन 345 बात करता है। 348 सेक्शन जो है वो बताता है कि कोर्ट जो है अंडर सेक्शन 345 में वो वो किसी को एडजस्ट कर सकती है, मतलब एडजस्ट कर सकती है किसी भी ऑफेंडर को पनिशमेंट, और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि डिस्चार्ज भी कर सकती है ऑफेंडर को, रिमिट कर सकती है उसकी पनिशमेंट अगर वो अपॉलॉजी मांगता है। तो मतलब अगर वो एक तरीके से माफी मांग लेता है तो उसको उसकी कम पनिशमेंट को कम भी कर सकती है, डिस्चार्ज भी कर सकती है, और नहीं तो फिर उसको पनिशमेंट भी दे सकती है, ऐसा 348 सेक्शन बताता है। अब सेक्शन 349 ऑफ सीआरपीसी जो है बताता है कि जो विटनेस है और पर्सन है हैज बीन कॉल्ड टू प्रोड्यूस थिंग और डॉक्यूमेंट। अब किसी पर्सन को यहाँ पे डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस करने के लिए बोला है इन कोर्ट, और वो अगर रिफ्यूज टू आंसर करता है क्वेश्चन को जो कि उसको किए जाते हैं, तो और या फिर वो जो थिंग जो उससे मांगा गया था डॉक्यूमेंट और थिंग वगैरह जो कि कोर्ट ने रिक्वायर किया था कि प्रोड्यूस करे, तो विदाउट रीजनेबल कॉज अगर वैसा करता है तो कोर्ट उसको सेंटेंस कर सकती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 डेज तक के लिए। फिर अगर वो पर्सन है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी अंडर सेक्शन 349 में, अगर वो कंटिन्यू टू रिफ्यूज करता रहता है तो उसको डेल्ट किया जाएगा विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 345 और 346 ऑफ सीआरपीसी में। फिर सेक्शन 350 प्रोवाइड करता है कि जो विटनेस है जिनको ट्राई किया जाता है समरीली, अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं अटेंड करने के लिए प्लेस एंड टाइम इन ओबीडियंस टू समन, मतलब समन्स को ओबीडियंस नहीं करते वो, तो कोर्ट उनको सेंटेंस कर सकती है फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, 100 रुपीज तक का फाइन उनके ऊपर कोर्ट इम्पोज कर सकती है। और जो भी केस यहाँ पे होगा तो कोर्ट क्या फॉलो करेगी प्रोसीजर जो कि प्रिस्क्राइब फॉर समरी ट्रायल होता है। मतलब ये लोग हैं जो ऑबिडेंस वगैरह नहीं कर रहे समन्स का 350 में, तो उनको क्या करेगी कोर्ट उनको मतलब ये फाइन दे देगी 100 रुपीज तक का, और जो फाइन लगाने का ये प्रोसीजर वगैरह होगा तो समरी ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो होगा। फिर जो अपील होगी सेक्शन 344 की, 345 की, 349 की, 350 की, वो फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 351 में। अब जो प्रोविजन है रिगार्डिंग जजमेंट वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं चैप्टर 27 में, जो कि सेक्शन 353 से लेके 365 में दिए हुए हैं। तो एज पर सेक्शन 353 जो जजमेंट होगा वो यहाँ प्रोनाउंस किया जाता है ओपन कोर्ट, मतलब
सबके सामने यहाँ पे जजमेंट होता है। फिर एज पर सेक्शन 354 जो जजमेंट है उसको लिखा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, और उसमें कंटेंट होना चाहिए पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, रीजन और डिसीजन। तो कौन कौन सी चीजें होती है जजमेंट में? सबसे पहले पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, फिर उसका रीजन, और फिर उसका डिसीजन लिखा होता है। फिर लिखा हुआ है व्हेन द कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और अल्टरनेटिव विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म ऑफ ईयर्स। एक मिनट, इसको मैं कंफर्म करता हूँ बुक से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बता रहा हुआ है कि जब भी किसी को भी कन्विक्शन हुई है पनिशमेंट, या तो उसको डेथ दी हुई है, या फिर अल्टरनेटिव में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या कुछ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट था, तो जो जजमेंट है उसमें उसको रीजन लिखना पड़ेंगे अगर उन्होंने सेंटेंस अवॉर्ड की गई है। और अगर उनने उस केस में डेथ सेंटेंस दी है, सेंटेंस ऑफ डेथ, तो उनको फिर स्पेशल रीजन लिखना पड़ेंगे उस जजमेंट में फॉर उस सेंटेंस के लिए। सर 354 सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है। फिर सेक्शन 355 जो है वो बताता है यहाँ पे जजमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 355 में, वो ज्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ इतनी सी बात है कि जब भी वो जजमेंट रिकॉर्ड करता है तो वो जजमेंट को पूरी तरीके से रिकॉर्ड करने की बजाय वो यहाँ पे केवल यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ द केस, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस और डेट ऑफ, मतलब सॉरी, नेम ऑफ कंप्लेनेंट, नेम एंड नेम ऑफ एक्यूज पर्सन और पेरेंटेज रेसिडेंस वगैरह, फिर ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ प्रूफ, प्ली ऑफ एक्यूज एंड इज एग्जामिनेशन, फाइनल ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर, बस इतना सब चीजें लिख के वो इस तरीके से जजमेंट दे सकता है। फिर लिखा हुआ है जो सेक्शन 356 है वो प्रोवाइड करता है कि जो ऑर्डर्स नोटिफाई करने के लिए कि एड्रेस वगैरह उस पर्सन को बताना पड़ता है जिसको प्रीवियसली कन्विक्शन हुई थी किसी ऑफेंस के लिए, और वो पर्सन कन्विक्ट हुआ था अंडर सेक्शन 315, 498A, 489B, 489C, 489D एंड 506 ऑफ आईपीसी में। अब जो 506 होता है उसमें 7 ईयर को मोर होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है बुक में। और फिर जो चैप्टर 16, 12 या 17, मतलब चैप्टर 12, 16, 17 जो है उसमें इम्प्रिजनमेंट अगर उसको 3 ईयर से उससे ज्यादा की हुई है, और अगर वो अगेन कन्विक्ट हो गया उस ऑफेंस के लिए, उस सेक्शंस में, उन चैप्टर्स में, मतलब ये जो सेक्शंस हैं इन सेक्शंस में, इन चैप्टर्स में, तो और उसको इम्प्रिजनमेंट जो दोबारा मिली वो भी 3 ईयर से उससे ज्यादा की मिली है। तो लेकिन हाँ, मतलब अगर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो चलेगा, अगर दोबारा में मतलब मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने ऐसा किया हुआ है तो ठीक बात है, नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, तो कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो यहाँ पे ऑर्डर कर देगी कि जो पर्सन जहाँ पे भी रिसाइड करता है, तो जहाँ पे वो रिसाइड करता है या फिर वो कोई इसी तरीके का चेंज इन रेसिडेंस करेगा या फिर एब्सेंस फ्रॉम रेसिडेंस करेगा, तो उसको वो नोटिफाई करना पड़ेगा फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ सेंटेंस। तो क्या होता है कि जब भी ये सेंटेंस किसी को मिली, या तो इन सेक्शंस के अंदर या इन चैप्टर्स के अंदर, तो क्या होता है कि अगर उसको एक बार सेंटेंस हो गई, तो सेंटेंस होने के बाद अगर वो दोबारा कन्विक्ट होता है, उसको 3 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है। तो जब सेंटेंस की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद वो छूटेगा, रिलीज होगा, तो रिलीज होने के बाद उसको अपने रेसिडेंस या चेंज इन रेसिडेंस या एब्सेंस ऑफ रेसिडेंस वगैरह को नोटिफाई करना पड़ेगा 5 साल तक, जब भी उसकी सेंटेंस खत्म होगी उस टाइम से। अब सेक्शन 357 है वो यहाँ पे बताता है लॉ रिलेटिव टू कंपनसेटरी जस्टिस, कंपनसेशन वगैरह देने के बारे में बताता है। तो जो कंपनसेशन है विक्टिम को दिया जाता है अंडर सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी में, और कैन बी पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट और एपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट। तो यहाँ पे जो सेक्शन 357 है ये, और कंपनसेशन ऑर्डर जो विक्टिम को दिए जाते हैं, मतलब कंपनसेशन जो विक्टिम को दिया जाता है 357 में, वो कोई भी कोर्ट पास कर सकती है, ट्रायल कोर्ट भी, एपीलेट कोर्ट भी और रिविजन कोर्ट भी। फिर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है वो सेक्शन 357A में इनकॉर्पोरेट की गई है, जो कि 2009 में जोड़ी गई थी। तो जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है अंडर सीआरपीसी में बाय द सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में। फिर एज पर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है, जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रिपेयर करेगी स्कीम, जिसमें वो फंड वगैरह प्रोवाइड करती है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन विक्टिम वगैरह को देने के लिए, उसके डिपेंडेंट जिन्होंने यहाँ पे किसी तरीके का लॉस और इंजरी वगैरह सफर किया है।
एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइम में। फिर सेक्शन 357 बी है, वो बताता है कि कंपनसेशन पेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 357 ए shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 326A और 376D ऑफ आईबीसी। तो 357 बी की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड पे मतलब पे किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और वो यहाँ पे जो है सेक्शन 357 में वो ये ए में मतलब वो इन एडिशन होता है जो कि विक्टिम को 326 ए और 376 डी में दिया जाता है आईपीसी के। फिर ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है आईपीसी सॉरी सीआरपीसी में बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का। और ये दिया हुआ है अंडर सेक्शन 357 सी में। फिर जो हॉस्पिटल रन किए जाते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल बॉडी के द्वारा या फिर अदर पर्सन जो कि कॉन्ट्रोवेंस करते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 357 सी का, तो उनको यहाँ पे पनिश किया जाता है अंडर सेक्शन 166 बी ऑफ आईपीसी में। तो मतलब जो हॉस्पिटल है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल बॉडी के द्वारा या कोई अदर पर्सन भी है, अगर वो 357 के थ्रू क्या होता है कि उसको एक तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ता है रेप विक्टिम्स को इमीडिएट। और अगर वो किसी तरीके का यहाँ पे डिनाइल वगैरह करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है सेक्शन 166 बी ऑफ आईपीसी में, मतलब नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स। फिर एक केस था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ एसिड अटैक के बारे में। फिर जो मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे अगर वो कोई केस को हर्ड कर रहे हैं, वो अवॉर्ड कर सकते हैं कुछ कंपनसेशन जो कि 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा, और वो पेड किया जाता है उस पर्सन को जो कि ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया गया है बाय पर्सन सो कॉजिंग द अरेस्ट। मतलब जो पर्सन अरेस्ट करवा रहा था किसी का ग्राउंडलेसली, उस पर्सन को यहाँ पे वो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसको यहाँ पे ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया गया था। तो पर पर्सन दिया जाता है, मतलब क्या होता है कि अगर जितने पर्सन को इसने यहाँ पे ग्राउंडलेसली अरेस्ट कराया, उसने पर्सन जैसे सपोज करिए कोई आदमी है उसने 3 पर्सन को ग्राउंडलेसली अरेस्ट कराया, तो 1000 रुपीज पर पर्सन को मतलब 3000 रुपए देगा। मतलब एक 1000 रुपए हर पर्सन को वो यहाँ पे देता है क्योंकि उसने फॉल्स अरेस्ट करवाया, ग्राउंडलेसली अरेस्ट कराया किसी पर्सन को। फिर जो मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन सॉरी नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 358 ऑफ सीआरपीसी इज 30 डेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस दी जाएगी, मतलब सपोज करिए किसी को ऑर्डर किया गया था कि उसने कंपनसेशन पे करना पड़ेगा उसको क्योंकि उसने यहाँ पे ग्राउंडलेसली अरेस्ट करवाया किसी को भी। अब वो अगर वो कंपनसेशन नहीं देता है तो कितने दिन की उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो 30 डेज की मिलेगी उसको। अगर उसके पहले वो पे कर देता है तो वो रिलीज हो सकता है, नहीं तो फिर उसको उतना जेल जाना पड़ेगा 30 डेज के लिए। फिर सेक्शन 359 ऑफ सीआरपीसी बताता है कि जो कंप्लेंट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो कोर्ट उसमें क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि उसको कि वो पे करेगा कंप्लेनेंट को इन एडिशन टू द पेनल्टी इम्पोज्ड हिम। तो कॉस्ट भी पे किया जाता है कंप्लेनेंट को अगर किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को फंसाया। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर सेक्शन 359 है उसमें वो प्रोवाइड किया जाता है कि जो कंप्लेनेंट है अगर उसने किसी नॉन कॉग्निजेबल केस में किसी को फंसा दिया है, मतलब अगर उसने किसी तरीके के एलिगेशन लगाए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है यहाँ पे एक्यूज को पे करने के लिए कॉस्ट वगैरह उस कंप्लेनेंट को। सॉरी, इसको फिर से बताता हूँ, मैं गलत बता दिया। एक मिनट, इसको बुक से मैं रीड कर लेता हूँ। तो क्या हुआ कि अगर किसी ने सपोज करी कंप्लेन की थी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो सक्सेसफुल हो गया, उस केस को जीत गया मतलब। तो नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है कि उसको जो
एक्यूज को यहाँ पे पेमेंट करना है वो तो करेगा ही, जो उसके अलावा यहाँ पे उसको कॉस्ट भी देना पड़ेगी कंप्लेनेंट को जिसने वो केस किया था। इन एडिशन टू द पेनल्टी, जो पेनल्टी उसको लगी है वो तो उसको भरना ही पड़ेगी। उसके साथ साथ जो कंप्लेनेंट का कॉस्ट लगा है पूरा केस वगैरह फाइल करने में, वो भी उसको पे करना पड़ेगा। और अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो उसको यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जो कि नॉट एक्सीडिंग 30 डेज का होगा। और सच कॉस्ट में इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो कि यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस फी, विटनेस प्लीडर्स फीस वगैरह, जो कि कोर्ट को रीजनेबल लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी वहाँ पे अप्लाई नहीं होती, जहाँ पे किसी पर्सन की एज यहाँ पे 18 ईयर्स की है और उसने फाउंड गिल्टी है, मतलब वो फाउंड गिल्टी हुआ है, कमिट किया है उसने कोई भी ऑफेंस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में। तो यहाँ पे सेक्शन 360 मतलब उनका उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, जैसा हमने एससी स्टेट में पढ़ा ही हुआ है कि अगर किसी की 18 ईयर से अब की एज है और उसने अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस SC ST के अगेंस्ट किया हुआ, जो कि SC ST एक्ट 1989 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 360 जो है वो यहाँ पे बताता है कि जो ऑफेंडर है उसको रिलीज किया जाता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में आफ्टर एडमोनिशन पे। एडमोनिशन पे मतलब एक तरीके से वार्निंग पे छोड़ दिया जाता है। फिर कोई भी पर्सन है जिसने यहाँ पे अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स है और उसको यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है, ऑफेंस पनिशेबल जो कि है विद फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर्स तक का, और उसके खिलाफ कोई भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, नहीं प्रूव हुआ है अगेंस्ट ऑफेंड, मतलब उसके खिलाफ किसी भी तरीके का प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है, याद रखिए। और अगर ये कोर्ट को अपीयर्स होता है, मतलब ठीक लगता है कोर्ट को कि जिस पर्सन को वो कन्विक्ट कर रहे हैं उसकी एज को देखते हुए, कैरेक्टर को और एंटीसीडेंट्स को देखते हुए, कोर्ट जो है वो इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी सेंटेंस, मतलब कोर्ट जो है उसको सेंटेंस देने के बजाय क्या करेगी, मतलब सेंटेंस देने की जगह क्या करेगी, डायरेक्ट कर देगी कि उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन एंटरिंग इनटू बॉन्ड, उसको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा टू कीप पीस एंड गुड बिहेवियर, ऐसा सेक्शन 360 का सबसेक्शन 1 बोलता है। तो हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट भी पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा, तो उसमें सिमिलर तरीके से जो चीज है वो यहाँ पे है। फिर अगर कोई पर्सन है उसने कन्विक्ट किया है थेफ्ट इन बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट अप्रोप्रिएशन, चीटिंग या फिर कोई ऑफेंस आईपीसी का जिसकी पनिशमेंट है अप टू 2 ईयर्स और विद फाइन, और उसका कोई भी तरीके का यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ उसके अगेंस्ट, तो कोर्ट जो है वो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट रिलीज कर सकती है आफ्टर ड्यू एडमोनिशन से छोड़ सकती है। फिर जो ऑर्डर है सेक्शन 360 का वो यहाँ पे एपेलेट कोर्ट भी कर सकती है या फिर हाई कोर्ट भी कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकती है, जब भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर ऑफ रिवीजन के बाद, मतलब पावर ऑफ रिवीजन को यूज कर रहे हैं तब। फिर अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो गई कि जो ऑफेंडर है उसने फेल किया है, फेल हो गया किसी भी तरीके का ऑब्जर्व करने का कंडीशन जो कि रिकॉग्निजेंस था, तो इट में आफ्टर हियरिंग द केस अगेंस्ट हिम पास सेंटेंस। तो अब कोई पर्सन है अगर वो इस तरह की कंडीशन वगैरह जिसके ऊपर लगाई गई उसको नहीं मान रहा है, तो फिर उसको क्या करेंगे, उसको हियर करके फिर उसको सेंटेंस भी पास करी जा सकती है उसके खिलाफ। एक मिनट। तो ये जो है ये 8 है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, 9 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है ये, वो 360 सबसेक्शन 8 है यहाँ पे, याद रखिएगा। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, मतलब रॉन्ग टाइप हुआ है। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 362 सीआरपीसी की बात करें तो रिव्यू ऑफ अ जजमेंट और फाइनल ऑर्डर प्रोहिबिट होता है, जब मतलब किसी भी तरीके का क्या होता है कि एक बार अगर जजमेंट हो गया, सेक्शन 362 ये बताता है सीआरपीसी का कि अगर वो जजमेंट हो गया तो उसका रिव्यू वगैरह नहीं होगा, फाइनल ऑर्डर का प्रोहिबिटेड है ये, केवल तब हो सकता है अगर उनको किसी तरीके क्लरिकल या अर्थमेटिकल एरर को सही करना है। अब सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड करता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो यहाँ पे एल्टर नहीं करेगी जजमेंट को, ऑर्डर को, इफ हैज बीन साइन। तो अगर वो साइन कर दिया गया है तो फिर उसको किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया जा सकता, ये याद रख सकते हैं आप। फिर
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 363 सीआरपीसी जो है उसमें बताता है कि जो एक्यूज है अगर उसको सेंटेंस हुआ इम्प्रिजनमेंट का, तो कॉपी ऑफ जजमेंट जो है उसको दिया जा सकता है एक्यूज को और किसी अदर पर्सन को भी। मतलब अगर किसी पर्सन को यहाँ पे सेंटेंस होता है इम्प्रिजनमेंट, तो कॉपी ऑफ द जजमेंट है वो उसको दी जाती है, उसको और उसके अदर पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करना छूट गया था, तो यहाँ पे ये ऐड कर लिएगा दीजिएगा, बुक में लिखा हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर चैप्टर 28 है, जो कि सेक्शन 366 से लेके सेक्शन 371 के बारे में तक है मतलब, और यहाँ पे प्रोविजन रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे है कि जो सेक्शन 366 है वो प्रोवाइड करता है कि फॉर सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ डेथ बाय कोर्ट ऑफ सेशन टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। तो सेक्शन 366 में क्या होता है कि अगर सेशन कोर्ट ने अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिए, तो डेथ सेंटेंस को वो हाई कोर्ट के पास सेंड करता है कंफर्मेशन करने के लिए। फिर सेक्शन 367 बताता है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है अगर उनको रिक्वायर लगता है, रिक्वायरमेंट लगती है केस में। मतलब हाई कोर्ट के पास अगर केस गया है कंफर्मेशन करने के लिए, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है, एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है, जैसा कि उनको रिक्वायर लगता है केस के अकॉर्डिंग। फिर सेक्शन 368 बताता है कि जो पावर है हाई कोर्ट की वो कंफर्म करने की है सेंटेंस को, और एनएल करने की भी पावर है। मतलब दोनों पावर है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जो चाहे तो कंफर्म भी कर सकता है सेंटेंस को या एनएल कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है कन्विक्शन को। फिर ऑन बीइंग सबमिटेड द सेंटेंस ऑफ डेथ बाय कोर्ट ऑफ सेशन, द हाई कोर्ट में कंफर्म द सेंटेंस, एनएल द कन्विक्शन और मे पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। तो जब भी यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको यहाँ पे सबमिट किया गया है सेंटेंस ऑफ डेथ, तो जो उसका कंफर्म होगा सेंटेंस का एनएल करेंगे जो कन्विक्शन को, मतलब खत्म करेंगे जो, या फिर वो एनी अदर कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो कि वारंटेड बाय लॉ है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हाई कोर्ट के पास भेजा तो हाई कोर्ट कंफर्म भी कर सकता है, एनएल भी कर सकता है कन्विक्शन को, या फिर कोई अदर ऑर्डर पास कर सकता है जो कि वारंटेड बाय लॉ है, मतलब कोई अदर सेंटेंस। फिर उसके बाद जो है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हैं हाई कोर्ट के जो कि रिक्वायर कर रहे जाते हैं साइन करने के लिए कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, वो 2 होना चाहिए। मतलब कम से कम 2 जजेस होना चाहिए जो कि साइन करेंगे यहाँ पे किसी भी जजमेंट को जिसमें यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस हो रहा है। फिर कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस कैन बी डिसाइडेड बाय 2 और मोर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यही लिखा हुआ है सेक्शन 369 में। फिर सेक्शन 370 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर इन केस द जजमेंट, सॉरी, इन केस द जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन द ओपिनियन, द केस शैल बी डिसाइडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 392। तो सेक्शन 370 बताता है कि अगर कभी जो 2 जजेस हैं जो कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अगर वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं ओपिनियन में, मतलब एक तरीके से 2 जजेस या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज करिए कि इवन नंबर जजेस हैं और वो अगर इक्वली डिवाइड हो जाते हैं ओपिनियन में, तो उनका जो केस होगा किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, तो सेक्शन 392 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। फिर जैसे अगर कोई कंफर्मेशन या रिवर्सल होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ डेथ सेंटेंस का हाई कोर्ट के द्वारा, तो हाई कोर्ट जो है उसकी ड्यू ड्यूली सील होना चाहिए, और अटेस्टेड कॉपी जो है उस ऑर्डर की सेंड की जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन को, ऐसा सेक्शन 371 बताता है। फिर चैप्टर 29 सेक्शन 372 से लेके 394 जो है वो डील करता है प्रोविजंस ऑफ अपील के बारे में। तो सेक्शन 372 जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके की अपील नहीं होगी जब तक कि प्रोवाइड ना किया हो सीआरपीसी में। मतलब अपील करना ऐसा राइट नहीं है। जो अपील है वो अगर लॉ में डिफाइन किया हुआ है तो ही आप अपील कर सकते हैं, नहीं तो अपील नहीं होती, जनरली बात है। मतलब अपील एज अ राइट नहीं क्लेम किया जा सकता, ऐसा लीगल राइट नहीं है। मतलब लीगल राइट तब होगा जब लॉ उसको प्रोवाइड करता है, मतलब इनहेरेंट राइट नहीं बोलेंगे इसको एक तरीके से। फिर जो है अंडर सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी, जो विक्टिम है वो फाइल कर सकता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, एक्यूटल के ऑर्डर के अगेंस्ट वो यहाँ पे अपील फाइल कर सकता है सेक्शन 372 में। फिर सेक्शन 373 है वो बताता है कि जो अपील होगी ऑर्डर
requiring security or refusal to accept or rejecting the security for keep peace और गुड बिहेवियर से रिलेटेड उसके बारे में बताता है। फिर जो सेक्शन 374 है वो बताता है कि कोई पर्सन अगर कन्विक्ट किया गया है, हेल्ड किया गया, कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ने अगर किसी को भी जो कन्विक्ट किया है जिसका ट्रायल हाई कोर्ट ने किया था, इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन, तो वो उसकी अपील कहाँ पे होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। मतलब सपोज करिए कि किसी में इस तरीके से किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया था, ट्राई किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि हाई कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन थी, तो उसकी अपील किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। फिर सेक्शन 374 का सबसेक्शन 2 जो सीआरपीसी का है वो बताता है कि जो सेशन कोर्ट है अगर उसने एक्सरसाइज किए हुए पावर ऑफ अपील फ्रॉम द कन्विक्शन टू द हाई कोर्ट, एक मिनट इसको मैं कंफर्म अच्छे से पढ़ता हूँ, शायद सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या बता रहा हुआ है वो कि मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया जिसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट ने किया था, मतलब सेशन जज ने किया था, एडिशनल सेशन जज ने किया था, या फिर किसी अदर कोर्ट ने किया था, और जिसमें सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है 7 साल से ज्यादा की दी गई है, तो उसकी अपील किसके पास होगी? डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास हो सकती है। तो ये थोड़ा गलत तरीके से टाइप है, इसको सही कर दूंगा मैं जब आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, तो इसको याद रखिएगा कि सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे बताई हुई है कि अगर किसी का भी ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन ने, एडिशनल सेशन जज ने या असिस्टेंट सेशन जज ने किया होगा, और मतलब या किसी अदर कोर्ट ने किया होगा और उसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज्यादा की दी होगी, तो जो उसकी अपील होगी वो हाई कोर्ट के पास हो सकती है। सिंपल सी बात है। फिर अगर कोई पर्सन है जो कन्विक्ट हो जाता है ट्रायल बाय एडिशनल जज, एडिशनल सेशन जज फॉर ऑफेंस विच द सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 years, में अपील टू हाई कोर्ट। वही बात जो हमने अभी बताई, वही मतलब जो वही बात जो मैंने आपको अभी बताई वही यहाँ पे दी हुई है 372 का। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। और जो बात है वो ये वाली बात है, यहाँ पे ये सही दिया हुआ है कि अगर किसी भी तरीके की सेंटेंस जो है वो अगर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या किसी अदर कोर्ट ने दी है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा दी हुई है, तो उसकी अपील हाई कोर्ट पे होगी। फिर सेक्शन 375 बताता है कि कोई भी अपील नहीं होगी इन केस में जहाँ पे अगर उस पर्सन ने प्लीड कर लिया गिल्टी। अगर किसी पर्सन ने खुद ही प्लीड गिल्टी किया है तो उसकी अपील थोड़ी होती है, नहीं होगी, ठीक, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद है कि लेकिन अगर वो एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ सेंटेंस को चैलेंज करता है तो कर सकता है, मतलब उसने प्ली ऑफ गिल्ट किया फिर भी उसको अगर ज्यादा सेंटेंस दी जा रही है या फिर जो सेंटेंस है वो इलीगल दी जा रही है तो उसकी अपील हो सकती है, बाकी प्ली ऑफ गिल्ट में जनरली अपील नहीं होती, याद रख सकते हैं। फिर सेक्शन 376 बताता है कि नो अपील इन पेटी केसेस, तो किस तरीके से किस किस केस में अपील नहीं होगी, पेटी केसेस मतलब किन किन केसेस की अपील नहीं होगी, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास की जिसमें 6 मंथ तक की सजा दी हुई है या 1000 रुपीज तक का फाइन दिया हुआ है तो उसकी अपील नहीं होगी। कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर किया हुआ है 3 मंथ की सजा सुनाई हुई, मतलब 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है या 200 रुपीज तक का फाइन दिया हुआ है तो उसकी अपील नहीं होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगर 1000 रुपीज तक का फाइन इम्पोज किया हुआ है, सॉरी 1000 नहीं, सॉरी 100 रुपीज तक का फाइन इम्पोज किया हुआ है तो उसकी अपील नहीं होगी। और अगर समरी ट्रायल किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है दोनों, हाँ यहाँ पे याद रखिएगा दोनों जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जेएमएफसी लिखा हुआ है ना, तो समरी ट्रायल करते हुए अगर उसने 200 रुपीज तक की फाइन इम्पोज किया हुआ है तो उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन अपील की जा सकती है अगर यहाँ पे 2 और मोर सेक्शंस को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब सेक्शंस लिख दिया यहाँ पे, सेंटेंसेस हो गए, तो सेंटेंसेस को अगर कंबाइन करके ये जो लिमिट है वो एक्सीड हो रही है तो उसकी अपील हो जाती है। तो अपील तब की जा सकती है जब इन सबको कंबाइन करके 2-3 सेंटेंसेस को कंबाइन करके अगर ये लिमिट्स एक्सीड हो जा रही है तो उसकी अपील हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करते हैं।